नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिका चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने कुछ मात्रकों के बारे में जिक्र किया था और हमने मात्रक पद्धति के बारे में बताया था। आज हम लोगों का चैप्टर है महत्वपूर्ण मात्रक या इकाई। महत्वपूर्ण मात्रक या इकाई या इंपॉर्टेंट यूनिट, मतलब जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है आप सबों के लिए, वो यूनिट्स आज हम लोग बात करें। सबसे इस कड़ी में सबसे पहला यूनिट है फुट। ये मात्रक FPS हमने पढ़ा था कई सारी पद्धतियों के बारे में, जिसमें CGS, MKS, FPS, SI पद्धति थी। उस पद्धति में, उन चारों पद्धति में से FPS जो पद्धति है, जो सिस्टम है, इस FPS सिस्टम में दूरी का मात्रक फुट होता है। दूरी का मात्रक फुट होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें एक फुट कितना होता है, एक फुट बराबर होता है 12 इंच के। और यह भी याद रखेंगे कि फुट FPS पद्धति का है और SI पद्धति में दूरी का मात्रक, SI पद्धति के अंदर दूरी का मात्रक मीटर होता है। तो अगर हमें कहें कि एक फुट कितने मीटर या कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, तो यह भी हम बता सकते हैं कि 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है। एक फुट 30.48 सेंटीमीटर के बराबर होता है, या नहीं तो हम कह सकते हैं 0.3048 मीटर के बराबर होता है। और अगला मात्रक है हमारा माइक्रोन। माइक्रोन मात्रक याद रखेंगे, ये भी दूरी का ही मात्रक है। माइक्रोन भी दूरी का मात्रक है। इसी माइक्रोन को माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। माइक्रोमीटर भी कहा जाता है। और इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू साइन, इसको म्यू साइन कहते हैं। इसको म्यू साइन कहते हैं और म्यू साइन से प्रदर्शित किया जाता है। और एक माइक्रोन लगभग 10⁻⁻⁶ मीटर के बराबर होता है। तो माइक्रोन भी दूरी का ही छोटा मात्रक है। अगला जो मात्रक है उसका नाम है एंगस्ट्रॉम। ये जो एंगस्ट्रॉम मात्रक है, ये इससे भी छोटी दूरी मापने का मात्रक है। मतलब अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। अत्यंत छोटी दूरी मापने का मात्रक एंगस्ट्रॉम है। और याद रखेंगे कि एंगस्ट्रॉम का प्रयोग मुख्य तौर पर तरंग दैर्घ्य, जो वेव लेंथ होता है, उसको दर्शाने के लिए किया जाता है। तरंग दैर्घ्य, तरंग दैर्घ्य, ठीक है। तरंग दैर्घ्य को प्रदर्शित करने के लिए एंगस्ट्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है। अब ये तरंग दैर्घ्य क्या है? इसी को अंग्रेजी में कहा जाता है वेव लेंथ कहा जाता है। और ये जो वेव लेंथ होता है, मान लीजिए कि जो वेव होता है, जो तरंग होता है, अगर हम ये एक न्यूट्रल एक्सिस मानते हैं, तो जो वेव है वो कुछ इस तरह से अप्स एंड डाउन्स में चलता है, सबको पता होगा। तो कहता है इसको, ये जो ऊपरी पोर्शन, इसको कहते हैं क्रेस्ट, या फिर इसको कहते हैं ट्रफ। जब हम लोग तरंग वाले चैप्टर में चलेंगे तो उस समय हमें तरंग की गति के बारे में पढ़ना है। फिलहाल तो हमें यह समझना है कि जो दो लगातार क्रस्ट के बीच की दूरी है, या फिर जो दो गर्त के बीच या फिर ट्रफ के बीच की जो दूरी होती है, इसी को कहते हैं हम लोग तरंग दैर्घ्य, या फिर अंग्रेजी में वेव लेंथ। इसको लैम्डा द्वारा
लैम्डा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है या फिर दर्शाया जाता है। तो एक और एंगस्ट्रॉम इस तरह से भी दर्शाया जाता है। तो याद रखेंगे एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। 10 टू द पावर -10 मीटर के बराबर होता है। ये चीज याद रखेंगे आप। हमने देखा फुट, माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम। अब हमारे पास अगला यूनिट है खगोलीय दूरी के बारे में। अत्यंत, जब अभी तक हमने जो बात किया वो बहुत ही छोटी सी दूरी को मापने के लिए यूज में आने वाला टर्म है, लेकिन अगर हमारे पास बहुत लंबी दूरी हो और उसको मेजर करना हो, उसके लिए खगोलीय इकाइयों का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर पारसेक का इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखेंगे, इधर साइड में कर लेते हैं हम लोग कि अत्यंत लंबी दूरी का मात्रक, इसको 3 चीजों से दर्शाया जा सकता है। पहला होता है खगोलीय इकाई, खगोलीय इकाई, इसी को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी कहते हैं अंग्रेजी में। उसके बाद दूसरा है आपका प्रकाश वर्ष, इसको लाइट ईयर से प्रदर्शित किया जाता है, लाइट ईयर कहा जाता है अंग्रेजी में। उसके बाद आता है आपका पारसेक, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, सबसे पहला है हमारा खगोलीय इकाई। तो आगे चलते हैं और हम लोग खगोलीय इकाई के बारे में जिक्र करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं खगोलीय इकाई को। जो खगोलीय इकाई होता है, इसको अगर हम समझें तो पहले इसको समझ लेते हैं अच्छे से कि खगोलीय इकाई होता क्या है या फिर खगोलीय इकाई कहां से ली गई। तो ध्यान रखेंगे कि हमारे जो सौर मंडल है, इस सौर मंडल में एक सूर्य है, सूर्य एक तारा है, और एक ग्रह है जो 3rd नंबर आता है, उसको कहते हैं पृथ्वी। क्या नाम है इसका? पृथ्वी। तो कहता है कि सूर्य के केंद्र, इसका जो सेंटर है, और पृथ्वी का सेंटर, इन दोनों के बीच की औसत दूरी, इन दोनों के बीच की औसत दूरी को ही हम खगोलीय इकाई या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो लगभग ये कितना होता है? तो याद रखेंगे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। 1.495 या 497, कहीं कहीं पर आपको मिलेगा ये 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर, या फिर कहीं कहीं पर आपको मिलेगा 1.495 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर। सभी वैल्यूज लगभग बराबर है। यहां पर रैकरिंग कर दिया तो 4 पर एक जो ऐड हो गया तो यहां 5 हो गया, है ना। या फिर हम मीटर में हैं तो 1000 से भाग डिवाइड कर देंगे तो 10 टू द पावर 8 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगला आता है हमारा प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष क्या होता है? याद रखेंगे कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में 1,86,000 मील प्रति सेकेंड या फिर 3 लाख मीटर पर सेकेंड के वेग से तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यह भी खगोलीय इकाई या फिर लंबी दूरी मापने का मात्रक होता है। तो एक लाइट ईयर कितना होता है? याद रखेंगे 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर के बराबर होता है। अगला है हमारा पारसेक। अगला जो टर्म है वो है हमारा पारसेक। तो पारसेक क्या है? तो याद रखेंगे कि पारसेक वह दूरी है जिस पर खगोलीय इकाई 1 सेकेंड का कोण बनाती है। खगोलीय इकाई जो है, ये इकाई जो है, खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है,
वो 1 सेकेंड का कोण बनाती है, मतलब इससे कुछ एंगल पर रहता है हमारा। अगर 1 सेकेंड का कोण बनाता है तो उसी को कहते हैं 1 पारसेक। या फिर हम कह सकते हैं कि पारसेक का प्रयोग खगोलीय दूरियों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। तो पारसेक का मान कितना होता है, तो याद रखेंगे 1 पारसेक बराबर होता है 3 इंटू 10 टू द पावर 16 मीटर के बराबर होता है। या फिर इसको अगर कहें कि प्रकाश वर्ष में व्यक्त करना है तो हम कह सकते हैं 3.262 लाइट ईयर, LY यहां पर लाइट ईयर डिनोट करेंगे, LY। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। चलिए अब अगला है हमारा बैरल। कई बार आपने नाम सुना होगा इस बैरल का, तो याद रखेंगे कि एक बैरल एक खाली बेलनाकार कंटेनर होता है। खाली बेलनाकार मतलब एक सिलिंड्रिकल शेप का कोई एक कंटेनर है, इस तरह का एक शेप है, एक कंटेनर है, इसका कह सकते हैं बेलनाकार कंटेनर, जिसकी आयतन, इस बेलनाकार कंटेनर की आयतन जो है वो लगभग 159 लीटर होता है। और यहीं से आता है एक बैरल बराबर 159 लीटर। और इस बैरल का प्रयोग जो है, इसका प्रयोग ध्यान में रखेंगे कि कच्चे तेल को मापने के लिए किया जाता है। कच्चा तेल, जब किसी अन्य देश से व्यापार होता है, व्यापार में जो कच्चा तेल खरीदा जाता है वो उस कच्चे तेल की जो माप होती है वो बैरल में की जाती है। तो याद रखेंगे कि बैरल का प्रयोग कच्चे तेल के मापन में किया जाता है। ठीक है, अगला आता है हमारा मोल। याद रखेंगे कि मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिसमें उस पदार्थ के अवयवों या अणुओं, परमाणुओं या आयन की संख्या। सीधे से शब्दों में समझेंगे इसको, जैसे ये एक मार्कर है, इस मार्कर को अगर हम एक एक करके खोलना स्टार्ट करें तो एक पहले कैप निकलेगा, उसके ऊपर ये निकलेगा बाहर, इसका नोब निकलेगा, देन इसके अंदर जो फिलर है वो निकलेगा, उसके ऊपर इसका बाहर का कवर निकलेगा। ये कई सारे पार्ट्स में बना हुआ है। तो इस ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ मौजूद हैं वह किसी न किसी प्रकार से छोटे छोटे कण से बने हुए हैं। तो कहता है जो मोल है, मोल कहता है कि पदार्थ के अवयवों की संख्या है। पदार्थ के अवयवों की संख्या को मोल कहा जाता है। मोल लिया कहां से गया, तो ध्यान में रखेंगे कि कार्बन C12, कार्बन एक तत्व है और इसका C12 एक अपरूप है। इसका अगर हम 0.012 किलोग्राम लेते हैं, इतना मात्रा हम लेते हैं, इतनी मात्रा, इस मात्रा के अंदर जो अणु, परमाणु या फिर जो परमाणुओं की संख्या है, इतने किलोग्राम में जो परमाणुओं की संख्या है, इसी को कहा जाता है मोल। मतलब कार्बन C12 के 0.012 किलोग्राम मात्रा में परमाणुओं की संख्या को एक मोल कहा जाता है। चूंकि पता है हम लोगों को जो कार्बन C12 है, अगर इसका हम 0.012 किलोग्राम लेते हैं, इसमें जो परमाणुओं की संख्या होती है, जो परमाणुओं की संख्या है वो है 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23। याद रखेंगे ये नंबर 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 परमाणुओं की संख्या होती है। इसी को एक मोल कहा जाता है, एक
मोल कहा जाता है। और ये भी याद रखेंगे, इसी को एवोगाड्रो या फिर एवोगाड्रो नियतांक या संख्या कहा जाता है। इसी को एवोगाड्रो नंबर या फिर एवोगाड्रो कांस्टेंट कहा जाता है, या नंबर या कांस्टेंट। ठीक है। अगला आता है हमारा डॉब्सन इकाई। डॉब्सन इकाई, तो डॉब्सन क्या है? डॉब्सन समझते हैं हम लोग कि डॉब्सन क्या होता है। तो याद रखेंगे, ये जो डॉब्सन है, जैसे कि हमारा पृथ्वी है, इस पृथ्वी के चारों तरफ वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल। तो जो डॉब्सन है उसमें थिकनेस ऑफ गैसेस लेयर्स, मतलब जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में क्या है? तो हवा है। हवाएं, कोई हवा हल्की होती है, कोई हवा हल्की होती है, तो कोई हवा भारी होती है। तो जो हल्की हवा है वो ऊपर वाले लेयर में होगा, और जो भारी हवा होगा वो निचले लेयर में होगा। तो जो गैसों की एक परत जो बन जाती है इस वायुमंडल में, उसी को मुख्यतः मापने के लिए डॉब्सन का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे कि वायुमंडल के ऊर्ध्वाधर स्तंभ में, ऊर्ध्वाधर स्तंभ का अर्थ होता है ये वर्टिकल कॉलम है, वर्टिकली मेजर करते हैं। ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित किसी गैस की मात्रा मापने की इकाई को डॉब्सन कहते हैं। तो याद रखेंगे, खासकर जो डॉब्सन है वो वायुमंडल में मौजूद ओजोन की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है। ओजोन परत की मोटाई या फिर ओजोन परत की मात्रा मापने के लिए किया जाता है। इसी को O3 कहते हैं। और ये जो O3 है, याद रखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में रहता है। ठीक है। अगला यूनिट हम लोग देखते हैं। कई बच्चों का शिकायत आया कि बोर्ड पर साफ नहीं दिखता है। कोशिश करेंगे इसको काफी बेहतर बनाने की। थोड़ा कुछ हो सकता है रिकॉर्डिंग में कुछ परेशानियां आ गई थी, जिस वजह से बोर्ड पर क्लियर चीजें नहीं दिख रही थी। अब मैं कोशिश करूंगा कि चीजें आप लोगों को क्लियर दिखे और बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करूंगा, ताकि आप भी परेशान ना हो और थोड़ा हमारा भी काम निकल जाए, है ना। चलिए, अगला जो मात्रक है उसका नाम है क्यूसेक। क्यूसेक, याद रखेंगे ये जो क्यूसेक है, क्यूसेक का प्रयोग प्रवाह मापने के लिए, प्रवाह मापने के लिए किया जाता है। प्रवाह मापने के लिए किया जाता है, या फिर प्रवाह मापने की इकाई है। प्रवाह मापने की इकाई कह दीजिए या मात्रक कह दीजिए। मतलब क्यूसेक जो है वो प्रवाह मापने का मात्रक या इकाई है। तो क्यूसेक होता क्या है, पहले ये समझ लेते हैं। हमने एफपीएस पद्धति के अंदर पढ़ा था, एफपीएस। तो एफपीएस में पढ़ा था हमने, जो ये फुट होता है, इस फुट, जो फुट है वो दूरी का मात्रक है। तो दूरी का मात्रक है, जैसे मीटर मीटर मीटर। मान लीजिए अगर हम कोई एक बॉक्स लेते हैं, इस तरह का हमने एक बॉक्स ले लिया, जिसमें ये जो लंबाई है उसकी 1 फुट है, 1 फीट है, चौड़ाई भी 1 फीट है, ऊंचाई भी 1 फीट है। तो इसका अगर आयतन हम निकाल लें तो हम आयतन कह सकते हैं ना, 1 क्यूबिक फुट, 1 CFT भी लिखते हैं इसको। ठीक है। तो इसका मात्रा क्या, इसका क्या हो गया, वॉल्यूम, आयतन। इसको क्या कहेंगे, आयतन। तो 1 क्यूबिक फुट। तो कहता है कि प्रवाह जो होता है, जल का जो नदियों का प्रवाह होता है, उसमें एक बार में कई सारे अमाउंट्स या फिर कितने भी अमाउंट्स के पानी एक साथ निकल जाते हैं। तो ये जो क्यूसेक है, तो क्यूसेक कहता है
कि 1 सेकेंड में क्यूबिक फीट पर सेकेंड। 1 क्यूसेक का मतलब होता है 1 क्यूबिक फीट आयतन का पानी 1 सेकेंड में बह गया। तो याद रखेंगे ये जो क्यूसेक है, 1 क्यूबिक फुट आयतन हो गया, 1 क्यूबिक फुट पर सेकेंड जल प्रवाहित होता है, तो इसी को कहेंगे हम लोग 1 क्यूसेक। ठीक है। अगला आता है बार। अगला जो मात्रक है उसका नाम है बार। बार का प्रयोग दबाव को मापने के लिए किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं दबाव मापने का मात्रक है। प्रेशर को मापा जाता है, इसी को कहते हैं प्रेशर। ठीक है। तो प्रेशर को मापने के लिए, प्रेशर होता क्या है यह समझिए पहले। प्रेशर होता है कि जो क्या कहते हैं, जो प्रेशर जो हमारे ऊपर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल का कुछ न कुछ भार जो है, जो प्रेशर है वो हमारे ऊपर पड़ रहा। वैसे तो अगर हम प्रेशर की बात करें तो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, बल बटे क्षेत्रफल। मतलब इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम लोग दाब कहते हैं। तो वायुमंडल भी हमारे ऊपर, हमारे सर के ऊपर एक प्रेशर लगाती है ना, तो खासकर वायुमंडलीय दबाव को बार में व्यक्त किया जाता है। तो एक बार जो है, एक बार जो है वो 10 टू द पावर 5 पास्कल के 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। ठीक है। अगला आता है हमारा जूल। अगले मात्रक का नाम है हमारा जूल। ये जो जूल मात्रक है यह कार्य, ऊर्जा दोनों का मात्रक जूल होता है। कार्य ऊर्जा का मात्रक जूल को कहा जाता है। उसके बाद आता है आपका थर्म। अगला है हमारा थर्म। थर्म जो है वो ऊष्मा का मात्रक है। थर्म क्या है? ऊष्मा का मात्रक है। मतलब जो हीट होता है ना, हीट को मेजर करते हैं हम लोग थर्म में, या फिर हीट को डिनोट करने के लिए थर्म का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और याद रखेंगे एक थर्म जो होता है, याद रखिएगा इस तरह से इसको दर्शाया जाता है THM से। एक थर्म बराबर होता है 10 टू द पावर 5 ब्रिटिश थर्म के बराबर। याद रखेंगे कि एक थर्म बराबर होता है 10 टू द पावर 5 ब्रिटिश थर्म के बराबर माना जाता है। ठीक है। या फिर एक 10 टू द पावर 5 ब्रिटिश थर्मल यूनिट भी कह सकते हैं। क्लियर है ना। अगला आता है आपका कूलॉम। जो कूलॉम मात्रक है यह विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्ज का मात्रक है। विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलॉम। अगला हमारा है वोल्ट। इन सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। कूलॉम क्या है, विद्युत आवेश क्या है, विभवांतर क्या है। अगला जो है हमारा वो वोल्ट है। तो वोल्ट विभवांतर का मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। ठीक है। अगला जो आपका आता है वोल्ट है। यहां पर जगह नहीं रहा, अब मिटा के लिखते हैं, लेकिन हाँ आप लोग भी कोशिश कीजिए कि साथ ही साथ लिखते भी चलिए, ताकि आपके भी नोट्स बनते जाएं। या फिर मैं कोशिश करूंगा कि आपको हमारे चैनल पर ही नोट्स को अवेलेबल करवा दूं। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला मात्रक का नाम है ओम। इसको इस तरह के साइन से दर्शाया जाता है, इसी को कहा जाता है ओम। ये जो ओम है, ओम विद्युत प्रतिरोध,
विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है, विद्युत प्रतिरोध का, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मात्रक को कहते हैं ओम, या फिर इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो विद्युत प्रतिरोध है इसको ओम में व्यक्त किया जाता है। अगला जो मात्रक है उसका नाम है वाट। ये जो वाट है, वाट शक्ति का मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। शक्ति मतलब पावर, ठीक है। जो वाट होता है वो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर होता है। जो एक वाट है वह 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। ये याद रखेंगे आप लोग। अगला जो यूनिट है उसका नाम है मेगावाट। ये भी शक्ति का ही मात्रक है, मेगा मतलब होता है 10 to the power 6। मेगा का मतलब होता है 10 to the power 6। तो मेगावाट भी शक्ति का ही मात्रक है, लेकिन कहां पर प्रयोग होगा? तो याद रखेंगे कि विद्युत केंद्र, जहां पर विद्युत उत्पादित होती है या बिजली बनता है, वहां पर बिजली की मात्रा को मापने के लिए, क्योंकि बिजली बनेगा तो बहुत अमाउंट बिजली पैदा होगा, तो उस बिजली को मापने के लिए मेगावाट का इस्तेमाल किया जाता है। तो मेगावाट जो होता है वह 10 to the power 6 वाट के बराबर होता है, 10 to the power 6 वाट के बराबर होता है, ये याद रखें। अगला है हमारा हॉर्स पावर, या इसी को कहते हैं अश्व शक्ति, घोड़े की शक्ति, ठीक है। ये जो अश्व शक्ति होता है यह भी शक्ति का ही मात्रक है, यह भी जो मात्रक है यह भी शक्ति का ही मात्रक होता है। जो बड़ा बड़ा यंत्र है, जो मशीन होते हैं, उन मशीन को या फिर मोटर्स जो होता है, जो आपके घर में जो पानी वाले मोटर्स लगे हुए हैं, उन मोटर्स की जो शक्ति है वो हॉर्स पावर में व्यक्त की जाती है। जो बड़े बड़े यंत्र और मोटर होते हैं उनकी शक्ति को हॉर्स पावर में व्यक्त किया जाता है, और हॉर्स पावर को HP से डिनोट करते हैं। तो एक HP बराबर होता है 746 वाट, एक HP बराबर 746 वाट के बराबर होता है। अगला जो मात्रक है उसका नाम है किलोवाट घंटा, या फिर इसी को कहते हैं KWH, किलोवाट आवर। तो याद रखेंगे कि ये जो किलोवाट आवर है यह ऊर्जा का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक को किलोवाट घंटा से सूचित करते हैं या फिर दर्शाते हैं। तो जो 1 किलोवाट आवर होता है वो 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, 3.6 मेगा जूल के बराबर होता है, या फिर इसी को कहते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला जो मात्रक है उसका नाम है मैक। मैक जो मात्रक है, मैक अति तीव्र चाल मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे चाल होता है ना, चाल हम कहते हैं चाल, मैक जो है एक तरह से चाल मापने की ही इकाई होती है। तो चाल को तो हम नापते हैं मीटर प्रति सेकेंड के अंदर, जो इसका मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकेंड होता है। ये नया मैक क्या है? तो याद रखेंगे कि अति तीव्र चाल, अति तीव्र चाल, बहुत तेज से चलने वाले जो वस्तु होती है उसको या फिर उसकी गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चाल होता है, अति तीव्र चाल जो रखा गया है, यह ध्वनि की चाल
ध्वनि की चाल लगभग 344 मीटर पर सेकेंड होता है आदर्श स्थिति के अंदर, जिसको एक मैक कहा जाता है, एक मैक कहा जाता है। मतलब है कि मैक भी चाल का ही एक मात्रक है जो बहुत तेज गति से चलती है। जैसे ध्वनि की चाल होती है उस रफ्तार से चले तो उसी को कहते हैं एक मैक की चाल है। जो एक मैक चाल है, अगर किसी भी वस्तु की चाल एक मैक से अधिक हो जाए, एक मैक से अधिक चाल हो तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक। क्या कहते हैं? सुपरसोनिक। ठीक है। और अगर 5 मैक से अधिक चाल हो उसी को कहते हैं हाइपरसोनिक। हाइपरसोनिक कहते हैं। और ये भी आप लोग याद रखेंगे, ये इस्तेमाल कहां पर होता है, किसकी चाल को व्यक्त करने के लिए होता है। तो याद रखेंगे कि जो अति तीव्र वायुयान होता है, अति तीव्र वायुयान जिसको जेट फाइटर कहते हैं, जेट फाइटर कहते हैं, जीएसटीआर। ठीक है। या फिर जो मिसाइल होता है, मिसाइल की गति भी इसी टर्म में व्यक्त की जाती है कि ये सुपरसोनिक मिसाइल है या हाइपरसोनिक मिसाइल है। ठीक है। अभी और भी कुछ रह गए हैं मात्रक, उसके बारे में अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया। और लंबा से क्या मतलब है, अगर कंटेंट अच्छा मिले तो लंबा चलता है ना। मुझे उम्मीद है कि आप लोग का सहयोग हमें मिलेगा और इसी तरह से हमें प्यार देते रहें। और संभवतः अब तो पक्का है कि अगले दिन नए साल आ जाएंगे और नए साल की आप लोगों को शुभकामनाएं। ठीक है। अच्छे से नए साल के लिए कुछ एक अच्छा सा चीज सोच लीजिए आप लोग कि कुछ अच्छा करना है, पढ़ाई करना है। ठीक है। तो चलिए अगले लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।